नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सियासत अगर धर्म है तो बिहार में जाति की उपासना एक ऐसा कर्म है जिसे पूरा किए बगैर किसी भी सियासी दल की मतदाताओं की परिक्रमा पूरी नहीं होती। दरअसल बिहार में हैरानी तो इस बात पर होती है कि बात बात में जात की बात होती है, लेकिन जुबानी तौर पर नेता हमेशा से इनकार करते आए हैं। हालांकि उनकी मंशा भी बेहद साफ होती है और वोटर को भी बखूबी समझ में आता है कि हर राजनीतिक दल जाति को साध कर ही सत्ता की मंजिल तक पहुंचने का इरादा रखते हैं। एक बार फिर बिहार में यही होने जा रहा है, क्योंकि यहां चुनाव होने जा रहा है। आज बड़ी बहस के दायरे में है जात पात पात। बिहार बदलेगा हर चुनावी साल में सियासत इस नारे को बुलंद करता है। हालांकि बिहार बदलता भी है, लेकिन फिर भी बिहार में जो चिरस्थायी है वो है जातियों की राजनीति, क्योंकि हर दल राज करने के लिए इसे कभी ना बदलने वाली नीति मानता है। हकीकत भी यही है, लेकिन ऐसा क्यों है, जरा इस पर गौर कीजिए। जाति का जो जनगणना किया, बताओ बताओ कब तुम प्रकाशित करोगे? बिहार की सियासत का दिलचस्प पहलू यह है कि ये जातियों का फर्क नहीं देखती, लेकिन जातियों के फर्क का इस्तेमाल अपने हिसाब से गणित बिठाने में जरूर करती है। बिहार के इस चुनावी साल में जातियों की बुनियाद तैयार करने में लगी सियासी पार्टियों का कुछ ऐसा ही हाल है। हालांकि बयानों के मायने का फर्क जरूर दिख जाता है। मसलन जाति जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किए जाने पर नीतीश कुमार बीजेपी पर जातिवाद करने का आरोप मढ़ रहे हैं। यह बात समझ से परे है कि आखिरकार जब जाति आधारित जनगणना हुई तो फिर इसके आंकड़ों को वे क्यों नहीं प्रकाशित कर रहे? तब तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। इस देश में पिछला जातिगत जो जनगणना का कार्य था 1931 में हुआ था। उसके बाद यह नहीं हुआ था। लोगों की मांग थी कि आंकड़े पुराने हैं, इसको अद्यतन उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और जब जानकारी रहेगी तभी तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी उत्थान के और कार्यक्रम बनेंगे। और इसी दृष्टिकोण से इस सेंसस में इस बात को जोड़ा गया था। तो अब जबकि ये काम पूरा हो गया तो इनके आंकड़े को प्रकाशित नहीं करना समझ के परे है। और निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि जब उसको होल्ड बैक कर रहे हैं, उसको अपने तक उसको रोक रहे हैं, इसको जनता के बीच सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। और इसी से पता चलता है कि उनके इरादे, केंद्र सरकार में आज जो लोग बैठे हुए हैं, उनके इरादे ठीक नहीं हैं। बात एक दल की हो तो आरोप चस्पा किए जा सकते हैं, लेकिन बिहार में तो हर दल जात जात करती है और वोटर पात पात रहते हैं। जाहिर है ऐसे में पार्टियों के लिए जातिगत समीकरण मुश्किलों का सबब साबित हो जाता है। और अगर जीतन राम मांझी भी यही चाहते हैं कि जाति जनगणना की रिपोर्ट सामने आए तो हैरानी की कोई बात नहीं। आखिर सेंसस क्यों हुआ था? सेंसस करने के पीछे क्या तथ्य थे, क्या ज़रूरत थी? अगर ज़रूरत नहीं थी तो सेंसस नहीं होना चाहिए था। जब ब्रिटिश समय में भी कास्ट सेंसस हुआ था, उसके आधार पर आज काम कर रहे थे। आवश्यकता समझी गई कि हाँ सेंसस होना चाहिए, और सेंसस हुआ जिसमें न सिर्फ जात की बात आई है कि कौन जात का है, कौन उपजात का है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तैयारियां चल रही हैं, लेकिन रणनीति के दायरे में हर दल के लिए जाति ही है। लालू प्रसाद यादव तो रिपोर्ट के लिए राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। यह है इसी 13 तारीख को गांधी मैदान से लेके हाँ, और इसके बाद से फिर हम कार्यक्रम देंगे। बड़ा भाई फिर दूसरा कार्यक्रम होंगे। अहिंसात्मक तरीका से जहाँ लोग मिलेंगे उनको सबसे पूछेंगे रास्ता में कि हमारा क्या हुआ। हाँ, तो ये तुम्हारे लिए सबको जगह सब कार्यकर्ता, सब नेता। बिहार में इस हकीकत से इनकार नहीं है कि कोई भी दल जाति के चश्मे से वोटरों को देखने से गुरेज नहीं करता। हालांकि जुबानी तौर पर इससे इनकार करता है, मगर चुनाव आते ही दलों का इनकार जातियों के साथ करार में तब्दील हो जाता है। अमित झा के साथ चंदन झा,
जी मीडिया, पटना। और बड़ी बहस में हमारे पैनल में जो मेहमान हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। नवल शर्मा है हमारे साथ, जेडीयू के नेता। अरविंद सिंह हैं बीजेपी की तरफ से। शक्ति सिंह यादव हैं आरजेडी की तरफ से। और एमके सिंह साहब हैं विश्लेषक हमारे साथ। सबसे पहले अरविंद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, इतनी रिपोर्ट की अगर जल्दबाजी है तो कांग्रेस के शासन में ये कांग्रेस के साथ मिले हुए थे, क्यों नहीं रिपोर्ट जल्दबाजी में ये प्रकाशित करा सके? अब इनको रिपोर्ट को क्यों याद आ रही है? रिपोर्ट इसलिए याद आ रही है कि ये जातीय उन्माद में पूरे बिहार को झोंकना चाहते हैं। ये जातीय उन्माद से ही चुनाव जीतते रहे हैं। बिहार को जातीय विद्वेष फैला करके बिहार के विकास को बाधित करने का काम इन दोनों लालू यादव जी ने किया। और अब जो है माननीय नीतीश कुमार जी जब से माननीय लालू जी के गोद में बैठ गए हैं, तब से इनको भी जातीय विद्वेष के राजनीति को बिहार में चालू कर दिया है। और पुनः जो है जातीय विद्वेष फैला करके बिहार के राजनीति को ये लोग बर्बाद करने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं और बिहार की विकास की गति को पटरी से उतार करके एक्सीडेंट करा दिया है ये लोग ने। अरविंद जी, अरविंद जी मुझे बताइए सर, अरविंद जी एक सेकंड, तो फिर सेंसस का मतलब क्या, क्यों सेंसस होने का मतलब क्यों? अगर आपको लगता है कि जातीय उन्माद, तो फिर इस रिपोर्ट को बनाने का मतलब क्या है? देखिए, रिपोर्ट जो बन रहा है, केंद्र सरकार ने जो बनाया है, पहले से बनते आ रहा है। ये रिपोर्ट जब तैयार होगा, ये केंद्र सरकार का पहले से कहां बना है? 1931 के बाद तो 2011 में 1931 के बाद जब जातीय जनगणना अभी स्टार्ट हुआ है था पिछले बार। जातीय गणना पता है कि आप चला है, कांग्रेस जब केंद्र में शासन में थी तो जातीय गणना कराई। तो जातीय गणना कराई तो उसका जब रिपोर्ट जब तैयार होगा तो ये केंद्र सरकार उसको समय पर प्रकाशित करेगा। समय कब आएगा? अब समय कब आएगा? पहले क्यों नहीं याद आया कि समय क्यों नहीं आया, क्यों नहीं प्रकाशित करा दिया? जब केंद्र सरकार का समर्थन, अब आप करवा दीजिए। तो हम कराएंगे जब समय आ जाएगा, करेगा केंद्र सरकार। समय कब आएगा सर? समय आ जाएगा। अब वो केंद्र सरकार मैं नहीं हूं, वो रिपोर्ट तैयार है, कितना तैयार है ये मैं बताने का अधिकारी नहीं हूं, ये केंद्र सरकार का विषय है। लेकिन जिनको इतनी हड़बड़ी है, तो जब केंद्र सरकार को समर्थन कर रहे थे तो क्यों नहीं प्रकाशित करा? एक साथ ही जनगणना करवाई गई थी ना, सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर जो जनगणना की रिपोर्ट है वो जारी हो गई है। जातीय आधारित जनगणना की रिपोर्ट भी है तैयार, लेकिन वो जारी नहीं हो रही है। जारी नहीं हो रही है, वो जारी हो जाएगी, वो समय पर जारी हो जाएगी। अब वो जारी करने वाला चुनाव के लिए वो जारी करने वाला भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं जातीय का विषय है। तो जातीय उन्माद मुझे बताइए, तो धर्म आधारित जनगणना भी होती है, तो क्या वो उससे उन्माद हो जाता है क्या? बिहार में ये इतना जातीय जनगणना का जो याद आ जाने लगा चुनाव के समय में, उसका कारण यही है कि बिहार में जो लोग इसका डिमांड कर रहे हैं वो जातीय उन्मादों को उभार करके राजनीति कर रहे हैं। और उनका जातीय उन्माद ये है कि अपने पुत्र पुत्री के लिए हो गया, अपने जात को बलि चढ़ा रहे हैं। समय आएगा, आप भी कह रहे हैं, ठोस जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन देखिए, मुझे अब तक लगा आपके सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। आपने पूछा कि आपने आंकड़े क्यों नहीं जारी किए, आपके सवाल का जवाब इन्होंने नहीं। मैं बता रहा हूं कि इन्होंने क्यों नहीं जारी किया। कारण क्या है इसके पीछे? इसके पीछे 3-4 महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो जब चुनाव में वोट लेने की बारी आती है तो आकर जनता के बीच में मुखौटा लगा लेते हैं और बोलते हैं कि मैं अति पिछड़ों का बेटा हूं। लेकिन जब अति पिछड़ों की जातीय जनगणना को प्रकाशित करने की बारी आती है, कदम पीछे खींच लेते हैं। इससे साफ सिद्ध हो जाता है कि बिहार में या पूरे देश के अति पिछड़ों के विकास के प्रति इनमें कोई कमिटमेंट नहीं है। दूसरी बात है, ये जानते हैं कि अगर हमने आंकड़े प्रकाशित कर दिए तो फिर ओबीसी जाग जाएगा, और अगर वो जागेगा तो उसके जागरण का सीधा मतलब है कि हम बाध्य हो जाएंगे कि हाशिए पर पड़े लोगों के लिए हम कल्याणकारी योजनाएं बनाएं, उनके लिए नीतियां बनाएं और देश के समस्त संसाधनों पर समाज के पिछड़े वर्गों की दावेदारी को हम स्वीकार करें, यह इसके लिए बाध्य हो जाएंगे। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में चुनाव होने वाला है। बिहार में चुनाव होने वाला है। ये जनगणना का महत्व केवल सुमित जी इसलिए नहीं है कि आप आंकड़े प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। देखिए, 2011 में जब प्रक्रिया, आप अरविंद जी से एक सवाल पूछिए कि जब 2011 में जनगणना की शुरुआत हुई थी और पार्लियामेंट में बहस हो रहा था, तो इनके नेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी ने कहा था
कि जातीय जनगणना के माध्यम से ही समाज के निचले तबकों का एम्पावरमेंट किया जा सकता है, सामाजिक न्याय उनको पहुंचाया जा सकता है। तो आप ओबीसी अब आपको चुभ रहा है, समाज का पिछड़ा और दलित तबका आपको चुभने लगा। आप तो लोकसभा चुनाव में वोट लेकर मजा मार लिए और जब उनके कल्याण की बारी आई है तो अब आपके आंखों का किरकिरी बन गया है। देखिए सबसे सुमित जी सबसे अहम बात यह है कि आप जो आप जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उस रिपोर्ट में आप जानवर का कितना बकरी है बकरी का नाम बता दिए, कितना गाय है गाय को प्रकाशित कर दिए उसका आंकड़ा आप बता दिए और आदमी का आंकड़ा आप छिपा रहे हैं। मैं इस सवाल पर भी आऊंगा कि क्या रिपोर्ट ओबीसी समुदाय का हिस्सा है। रिपोर्ट एक आधार है विकास का, जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर ही विकास हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर अब तक विकास क्यों नहीं हुआ? मैं इस सवाल पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले शक्ति जी आपसे प्रतिक्रिया। रिपोर्ट जारी नहीं की जा रही है और आप आक्रामक रुख अपना रहे हैं, चुनावी मुद्दा इसे बनाने के मूड में हैं। सुमित जी, 2011 के पार्लियामेंट में आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी, आदरणीय मुलायम सिंह जी, आदरणीय शरद यादव जी और कई दल के लोगों ने इस सवाल को उठाया था कि देश में हर चीज़ का जनगणना जब हो गया तो इस देश के लोगों को यह जानने का हक है कि कौन लोग कितने हैं, किस जाति के लोग की संख्या क्या है। क्योंकि बहुत पहले इसका जनगणना हुआ, इसलिए आज जानना क्यों कर जानना है, इसलिए जानना है कि हम ताकि उनके समावेशी विकास के लिए, उनको एम्पावरमेंट के लिए हम कल्याणकारी योजना चला करके उनकी जो गैर बराबरी है, जो गुर्बत है, जो लाचारी है, उसको मुख्यधारा में जोड़। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस देश के अंदर में हर तीसरा व्यक्ति भूमिहीन है, जिस देश के अंदर में 6.68 लाख परिवार भीख मांग कर गुजारा करता है, जहाँ 13.25% परिवार के पास एक कमरे रहने के लिए नहीं है, जहां 51% से अधिक जहां लोग दिहाड़ी मजदूरी कर करके जिंदगी जीते हैं, क्या देश को नैतिक अधिकार नहीं है? देश के लोगों को जानने का अधिकार नहीं है कि जहां जो गैर बराबरी है वो कहाँ कौन लोग हैं, ताकि सरकार को भी सहूलियत हो कि ताकि जो वर्ग के लोग, जो समाज के लोग, जो वंचित लोग हैं, जो मुख्यधारा से टूटे हुए हैं, उनके कल्याणकारी योजना को चलाने के लिए उनके अलग से क्या बजटरी प्रोविजन करें, ताकि जो हम आज डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आज हम जो है कि इकोनॉमिक्स में हम पूरे देश में हम अव्वल होने का वादा करते हैं, दावा ठोकते हैं, तो सवाल ये उठता है कि कैसे जब 6.68 लाख परिवार जब भीख मांग के जिस देश में गुजारा करता हो, जिस देश में हर तीसरा व्यक्ति भूमिहीन हो, जिस देश में 13.25% व्यक्ति, मैं इसी में एक ऐड करूंगा शक्ति जी, आपने आपके जवाब में ही एक सवाल भी है, आपने जो आंकड़ा जो दिया है, पहले कंप्लीट ऐड करता हूं, कंटिन्यू कीजिएगा सर, कंटिन्यू कीजिएगा, मैं उसमें एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं सब। नहीं, हम उसका क्वेश्चन का जवाब देंगे, क्योंकि आप पहले सुन तो लीजिए। जहां 75% परिवार के घर में मासिक आय 5,000 से भी कम हो, तो उस देश के लोगों को जानने का नैतिक अधिकार है। मैं समझ गया, अधिकार है, लेकिन मुझे इतना बताइए सर, एक सेकंड से अरविंद जी बता दीजिए, शक्ति जी मुझे इतना बताइए सर, आपने जो आंकड़ा दिया वाकई ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन इसमें भी एक सवाल है कि अगर रिपोर्ट ही एक आधार है तो मेरे ख्याल से 1931 के रिपोर्ट के आधार पर तब कुछ विकास हुआ ही नहीं। अगर ये आंकड़ा ये मैं पर सुन तो लीजिए, यही बात आप जो सवाल, मैंने तो कहा विकास हुए, लेकिन विकास की किरणें कहां तक गई? जिन सत्ता और संपत्ति पर जिनको हजारों वर्षों से जिन लोगों का कब्जा है, उसके खिलाफ जो गोलबंदी हुई, मंडल कमीशन के बाद जो गोलबंदी हुई लोगों के अंदर में, जो हक और हकूक की जिनके अंदर में भूख ललसा जागी, जो सोशल जो रिवॉल्यूशन लाया, कह रहे हैं कि पिछड़ों का विकास नहीं हुआ, तो लीजिए, पिछड़ों का विकास नहीं हुआ, सुन तो लीजिए, मैं सुन रहा हूं। जब आपने यह निकाल दिया, प्रकाशित कर दिया कि इतना वर्ग, इतना % लोग दिहाड़ी मजदूर है, पिछड़ों का विकास नहीं हुआ, इतने घर 15 सालों तक आरजेडी के शासनकाल में भी जातीय जनगणना को प्रकाशन करने में समझ गया 15 सालों तक आरजेडी के शासनकाल में भी पिछड़ों का विकास नहीं हुआ। लेकिन मैं ये आप मान रहे हैं ना पिछड़ों का विकास नहीं हुआ? पिछड़ा हो या अगड़ा, सवाल अगड़ा पिछड़ा का नहीं, विकास नहीं हुआ, सवाल सभी जातियों का यहाँ जनसंख्या गिनने का सवाल है, चाहे वो उच्च जाति के लोग हैं, लेकिन जो मुख्यधारा से टूटे हुए आ गया है कि विकास नहीं हुआ, जिनके यहाँ लाचारी है, बेबसी है, उसको एम्पावरमेंट की बात में करना चाहते हैं। विकास नहीं हुआ, उन लोगों का विकास नहीं हुआ, ये मान तो रहे हैं आप? नहीं, आंकड़ा तो बता रहा है ना, विकास नहीं हुआ। मैं क्या कह रहा हूं, आज भी भूमिहीन है। मैं कह रहा हूं कि जो लाचारी है, तो यानी कि विकास की योजनाएं अगर नहीं पहुंची वहां तक,
तो फिर दावा आप क्यों करते रहे कि हमने पिछड़ों का विकास किया है? यही बात तो मैं आपसे पूछना आप चाहता भी हूं। फिर दावा गलत कर रहे हैं। मैं आप मेरे जगह पर हो जाइए, मैं आपकी जगह पर होकर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि जो गैर बराबरी की लड़ाई इस देश के अंदर में चल रही है, जो जहां लोग लाचारी टुकटुकी, आपकी बात समझ रहा हूं, जहां टुकटुकी लगा करके गरीब परिवार देखता है और चरमंजला पर रहने वाला व्यक्ति जहां कांटा से खाता है, वो गैर बराबरी वाला जो समाज है, इसको यह जानने का अधिकार है समझ किस जाति, किस वर्ग के लोग, ये अधिकार किस है, समुदाय के बिल्कुल लोग, ये अधिकार है, ये जो है ये अधिकार है शक्ति जी, लेकिन किस कारणों से रोका गया? लेकिन ये अधिकार है, मुझे इतना बताइए सर, इसलिए कि ये अगर अधिकार है, इनका नहीं देश में, तो आपका दावा गलत था अब तक। अगर ये अधिकार है, ठीक है, अब रिपोर्ट के आधार पर विकास होगा। अब तक विकास नहीं हुआ, अब रिपोर्ट के आधार पर विकास होगा। विकास जो भी हुआ और उस विकास में किन किन तगहों तक विकास की किरणें पहुंची, आप नहीं पहुंचा पाए, आप भी नहीं पहुंचा पाए। अरे अभी भी नहीं पहुंचा है पूरा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। तो फिर आपका दावा गलत है कि आपने पिछड़ों का विकास किया। यही तो सवाल है। आप कह रहे हैं कि विकास की किरणें वहां पहुंची भी नहीं, और आप कह रहे हैं कि विकास हुआ भी। मैं वही पूछ रहा हूं ना कि विकास जिन लोगों तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जो हमने कमिटमेंट की, हम जो पहुंचाने की कोशिश नहीं हुई, जो अब सुन तो लीजिए, जो वहां तक नहीं पहुंची, तो देश के लोगों का जानने का हक है। नहीं पहुंची सर, यही मैं कह रहा हूं, मैं उस पर आता हूं सर। मैं रिपोर्ट जारी होने की बात मैं भी कह रहा हूं कि रिपोर्ट जारी होनी चाहिए। शक्ति जी, एक सेकंड सर, आप मान रहे हैं ना कि अंतिम व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंचा, तो फिर 15 सालों तक आपका ही दावा रहा कि हमने अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाया। जो सवाल कर रहे हैं, मैं यह कह रहा हूं, मैं आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूं। 15 वर्षों के शासन काल में जहां तक हमने विकास की किरणें पहुंचाई, हम जितना तक कोशिश किए वहां तक पहुंचा, लेकिन और जो छूट गए हैं, आप खुद कह रहे हैं नहीं पहुंची, और आंकड़े भी बता रहे हैं। तो मैं वही तो बात कर रहा हूं कि इधर के दिनों में गलत दावा करते रहे, समझिए ना, इधर के दिनों में जो खास लोगों के पास, जो मुट्ठी भर लोगों के पास, किसी भी पार्टी की सरकार आई, मैं आप ही की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी पार्टी की सरकार आई, वो नहीं कर पाई। इस रिपोर्ट खत्म करने के दिशा में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, वही सवाल है। पार्टी की सरकार आई, पिछड़ों और अति पिछड़ों का विकास नहीं कर पाई। मुकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। मुकेश जी, मैं समझना चाहूंगा सर, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने, मैं आता हूं मुकेश जी सर, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने के पीछे सिर्फ एक सियासी मंशा आप देख पा रहे हैं, और रिपोर्ट जारी करने की मांग भी, क्या आप इसे एक सियासी मंशा देख रहे हैं, सियासी फायदा उठाने की चाहत देख रहे हैं इसमें? नहीं, इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें समझने की जरूरत है सुमित जी। कि पहली बात, यह आर्थिक एक रिपोर्ट तैयार हुई थी और मानक उसके बदले गए थे। मानक बदलने के कारण ये थे कि आखिर विकास की पहुंच और जो उसका जो नीचे तक उसको ट्रिकल डाउन होना था, वह कहाँ तक पहुंचा है और किस स्तर पहुंचा हुआ है। और एक उसमें नई चीज़ें जो जोड़ी गई, उसमें जाति भी एक मानक बनाया गया कि आखिर जातिगत के हिसाब से किस ढंग से चीज़ें आज़ादी के बाद अभी तक कहाँ, किस स्थिति में पहुंचा हुआ है। और इसका विश्लेषण जो है अलग अलग दौर पे हमारे जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो करेंगे, और उसको बिल्कुल सार्वजनिक होगा। इसके लिए जो जिस ढंग से जो राजनीतिक अभी द्वंद्व उठ रहा है या राजनीतिक मांगे उठ रही हैं, वो अब राजनीतिक हैं, उसका आर्थिक सर्वेक्षण से नहीं कीजिए। दूसरी चीज ये है कि जो बातें आपने अभी कही कि अगर ये राजनीतिक केवल है या इसका आर्थिक है, तो आर्थिक रूप से आप जब देखेंगे कि देश के स्तर पे और अभी राज्यों के स्तर पे जब हम राज्य का विश्लेषण करेंगे, तो हम पाएंगे कि जो विकास जहां पहुंचना था और जिन गरीबों तक पहुंचना था, या गरीबी रेखा जो है ग्रामीण अंचल में जो है या शहरी अंचल में है, उसमें जो लोग जिस ढंग से बता रहे थे कि हमने इतना विकास कर दिया या इतना हमने अपने समय में कार्यकाल में काम किया, वो सारा भ्रमित करने वाला है। जो आंकड़े हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। और ये जो इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण है, वो कई नई सारी चीजों को, और राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके ऊपर वो चपत लगाता है। वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने अपने शासनकाल में ये किया, हमने अपने शासनकाल में ये किया, हम जो है वो समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सामाजिक, और कहीं कहीं अलग अलग राज्यों में 10 साल 15 साल शासन करने का मौका मिला, और उस शासन के बावजूद भी जो वस्तु स्थिति आज के दिन में है, जो इस देश का एक जनमानस, एक जो युवा है, जो किसी भी जाति का है, उसके सामने जो उपलब्धियां हैं, जो सामने में जो नए जो उसके विकास के जो स्रोत होने चाहिए, वो बिल्कुल नग्न है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका विश्लेषण और राजनीतिक मांगे अपनी जगह पे है। महत्वपूर्ण यह है कि यह जब आया है, आर्थिक सर्वेक्षण आया है, इसकी जो प्रमुख चीजें हैं उस पर चर्चा हो, और उसके आधार पर जो चीजें आ रही हैं कि ग्रामीण अंचल में जो गरीबी है वो बहुत ही इस देश के लिए शर्मनाक है, और उसके विकास के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हमें बहुत ही मतलब
कंसर्टेड एफर्ट जिसको कहते हैं, पूरी तरह समग्र जो है नीतियां लगा के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में हमें करना होगा। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं। दूसरी तरफ अगर मोड से मैं आता हूं। जी सुमित जी, अगर राजनीतिक हम लोग जिस दृष्टिकोण से देखेंगे तो प्रजातंत्र में भी हम अगर उसकी मांग रखेंगे तो पहला बात है वहां पे आपको हर एक व्यक्ति को उसका समान अधिकार देना पड़ेगा और समान बात करें, जिस पे हम आगे चर्चा करें। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, इसी मोड से मैं चर्चा को उठाऊंगा ब्रेक के उस पर। लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किए जाने को लेकर मंशा पर सवाल तो खड़े होते हैं। सवाल हालांकि दूसरा ये भी है कि क्या रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच सकता है, और अगर ऐसा है तो फिर यानी कि अब तक विकास हुआ नहीं, और अगर विकास नहीं हुआ तो तमाम पार्टियों के दावे गलत हैं कि हमने विकास किया, अंतिम पायदान पर पहुंचे व्यक्ति तक हमने विकास की रोशनी पहुंचाई। तो ये तमाम दावे जिनकी भी पार्टी की सरकार रही वो गलत थे। ये तमाम सवाल मैं अरविंद जी फिर से आपके पास आऊँगा सर, और मैं वही जानना चाहूँगा कि रिपोर्ट सार्वजनिक आपने नहीं की, क्या ये जातीय उन्माद आपको लगता है कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने से हो जाएगा, तो इसका मतलब आप कभी जारी नहीं करेंगे, या तो ये बता देंगे? आप बता दीजिए। देखिए, अभी मेरे भाई शक्ति जी ने जो बात आपसे कहा, इतना % विकास नहीं हुआ, इतना होना चाहिए, चांदी के चम्मच से खा रहा है लोग, ये जितना बात इन्होंने कहा, तो ये पहले अपने नेता माननीय लालू जी जो कांटे से खाते हैं, तो उनसे कहना चाहिए कि आपने विकास क्यों नहीं किया 15 साल के शासन में? तो आपने भी विकास तो नहीं क्यों किया। नहीं पहुंचा? एक मिनट, आपने भी नहीं किया सर, एक मिनट, आपने भी नहीं किया। एक मिनट थोड़ा सा हमको बोलने दीजिए जी, सुनिए पहले। तो आपने क्यों नहीं बराबरी का राजनीति किया? और उसके बाद माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने बिहार का, जिसमें हम भी सहयोगी रहे, 10 साल उन्होंने मुख्यमंत्री रहा, तो इसका मतलब कि वो भी विकास नहीं किए। आप भी नहीं किया। एक भैया, हम तो आपको समर्थन दे रहे थे, तो और सरकार की उपलब्धियों पर आपका हक नहीं है फिर? एक मिनट, सरकार है उसका, नहीं, उस सरकार की धैर्य से सुनिए, उस सरकार की उपलब्धियों पर भी आपका हक नहीं है। देखिए, तो इसका मतलब है कि मेरा हक है उस उपलब्धि पर, आपके कहने का मतलब है ना? हक है तो फिर आप भी मानिए कि आप भी विकास नहीं कर पाए। तो ये लोग मिल करके बेचारा बनाए हुए हैं। आप ही से मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस विकास में मेरा भी उपलब्धि था? मैं आप बताइए ना, आप बताइए हमें। आप अपना हक जताते हैं, आप अपना हक जताते हैं, आप बताइए ना, स्वाभाविक हक जताते हैं आप बताइए ना कि जब 7 साल मैंने सरकार में था तो विकास हुआ कि नहीं हुआ? मैं यहाँ पर किसी को नंबर देने के लिए तो नहीं बैठा हूँ सर, मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूँ सर, उपलब्धियों को पर अपना हक जताते हैं तो, लेकिन जताते हैं ना? लेकिन तो मुझे इतना बताइए सर, नीतीश सरकार में भी अगर अंतिम व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंचा, जो कि आज आंकड़ा बता रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार आप भी हैं। सुनिए, जिस रोज ये शक्ति बाबू क्या आंकड़ा है? नहीं, मेरी आंकड़ा नहीं, ये आपके सरकार ये आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण, ये जनगणना जो की रिपोर्ट सिर्फ जातीय आधारित जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, बाकी जारी हुई है सेंसस के आधार पर है। चीजें हैं कि गांव में रहने वाली हर 3 में से एक फैमिली के पास जमीन नहीं है और मजदूरी करके पेट भरती है। ये हालात आज है, यानी विकास कहीं से भी किसी भी पार्टी ने अपनी सरकार के दौरान नहीं किया। इसका मतलब ये है, और आप भी उसमें सहभागी हैं। एक मिनट, हाँ, अब सुना जाए। हाँ, ही सहभागी ज्यादा। अब एक मिनट रुकिए। सहभागी इसलिए हम हैं कि 15 साल मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के रहा कि राजद के रहा, ये बताइए। तो फिर और एक मिनट, मध्य प्रदेश, सुमित जी एक मिनट सुनिए सर, मुझे या तो आप क्वेश्चन कर लीजिए या तो मेरी जवाब सुनिए। नहीं बोलने देने का सवाल पर जवाब, फिर मेरे जवाब सुनिए। एक मिनट, शक्ति जी जब आप बोल रहे हैं बड़ा ध्यान से सुन रहे थे। तो सबसे पहला चीज है कि आप 15 साल शासन किए, उसके बाद 10 साल पुनः नीतीश कुमार का शासन हुआ, जिनको आप कह रहे हैं कि पुनः नीतीश कुमार, फिर एक बार नीतीश कुमार। किस लिए नीतीश कुमार फिर एक बार? जब विकास नहीं हुआ, जब 15 साल में भी विकास नहीं हुआ, 10 साल में विकास नहीं हुआ, तो सर उसी का तो सवाल मैंने आपसे पूछा कि नीतीश सरकार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के बिहार के जनता ने अपना बिहार के जनता को माफी के साथ, अरविंद जी माफी के साथ मैं टोक रहा हूं, एक सेकंड, मैं उसी पर तो आ रहा हूं कि नीतीश सरकार के साथ दौरान 10 साल में मान लीजिए एक भी अच्छे काम हुए,
एक भी अच्छे काम पर आप हक जताएंगे कि हाँ हम भी उसमें शामिल थे? सुमित जी जताएंगे? सुमित जी एक मिनट, नीतीश कुमार के समय में 7 साल हम सरकार में रहे। हाँ। 7 साल हम सरकार को समर्थन करते रहे और सरकार में सहभागी रहे। उस 7 साल में किन किन विभागों में विकास हुआ ये आप हमको बताइए। आपके पास सब आंकड़ा है। नहीं, मुझे नहीं पता है सर। सड़क बना कि नहीं बना, अस्पताल में दवा आया कि नहीं आया। हाँ। लेकिन नहीं, 7 साल के पहले, वो 7 साल के पहले उपलब्धि पर हक जताएंगे नहीं हुआ। तो फिर इस आंकड़े को लेकर आप भी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेंगे कि हाँ ठीक है विकास नहीं हुआ अंतिम व्यक्ति तक तो हम भी जिम्मेदार हैं? तो जहां तक बात है कि ये लोग जो है जातीय उन्माद फैला करके बिहार में पुनः जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। अरविंद जी, ये किसी जाति के ये लोग चलिए अभी एक बार बताइए, को लड़ाने के अभी लिए एक बार बताइए सर, कहीं बेटी को लड़ाने के रिपोर्ट लिए जारी करने अपने जात का रिपोर्ट जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जातीय उन्माद फैलाने वाले लोग जातीय उन्माद से कोई लेना देना नहीं है। रिपोर्ट जारी क्यों नहीं कर रहे? रिपोर्ट जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार को बर्बाद करना शक्ति जी चाहते हैं। अरविंद जी प्लीज, अरविंद जी सर ये जवाब नहीं है, जवाब नहीं सर। अरविंद जी ठोस जवाब हो तभी दीजिए। सुमित जी मैं आता हूँ, एक सेकंड चुनाव प्रचार का मंच बनवाना चाह रहे हैं? एक सेकंड सर। अरविंद जी विषय है, मुझे बताइए सर, रिपोर्ट जारी मैं पूछ रहा हूँ सर, एक सेकंड। अरविंद जी रिपोर्ट जारी नहीं कर रहे हैं, मैं उसका सीधा जवाब चाहता हूँ। नहीं है तो मैं मूव करूंगा अगले। देखिए, जब आप केंद्र सरकार के समर्थन कर रहे थे, जब कांग्रेस की पूर्ववर्ती केंद्र सरकार सर आप जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? इतना हड़बड़ी सर आप जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? आज आप चुनाव आप जारी क्यों नहीं कर रहे हैं सर? आप जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब है आप जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए उन्होंने जारी नहीं किया, आप जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? केंद्र सरकार अपने चरण के अनुसार वो जारी करेंगे। चरण क्या, कौन सा चरण मुझे बताइए, स्टेप कौन सा? जैसे जारी हुआ, हाँ। इसके पहले जो आंकड़ा जो जारी हुआ, हाँ। उसके लिए आपने कौन आंदोलन किया? केंद्र सरकार समय क्या है? समय क्या है? समय क्या बताइए? जब वो आंकड़ा तैयार हो जाएगा, जारी हो जाएगी। यानी कि तब जारी होगा, तब जातीय उन्माद नहीं होगा। अभी जारी होगा तो जातीय उन्माद हो जाएगा। जातीय उन्माद उसे नहीं होना है, लेकिन आप अभी आपने कहा कि जातीय उन्माद हो जाएगा। अभी आपने कहा कि रिपोर्ट जारी होने के बाद जातीय उन्माद हो जाएगा के लिए लगे हुए हैं। नहीं सर, आपने अभी कहा कि रिपोर्ट जारी होने के बाद जातीय उन्माद हो जाएगा। विकास के धारा को सर जवाब नहीं है। मैं नवल जी आपके पास आऊंगा और सवाल ये भी है जो वाजिब सवाल है जो मुकेश जी भी उठा रहे थे कि क्या एक रिपोर्ट के आधार पर ही विकास हो सकता है? और अगर ऐसा है तो यानी अब तक विकास नहीं हुआ। जो आंकड़े भी बता रहे हैं कि गांव में रहने वाले हर 3 में से एक फैमिली के घर जमीन नहीं है और मजदूरी करके पेट पालती है, तो यानी कि अब तक विकास हुआ ही नहीं, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा ही नहीं। सुमित जी, पहली बात तो यह कि एक बेहद ही गंभीर मसला है और इस मसले को आप डाइल्यूट मत होने दें। इस मसले को आप लोग सर मत होने दीजिए। आप लोग से सवाल है जवाब है क्या जी कि अगर आप ऐसा मानते हैं तो इसका एक मतलब यह भी होगा कि हमारे यहाँ विकास की जो प्रक्रिया अपनाई गई है कहीं ना कहीं खोट उसमें भी है। देखिए, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और अगर आपने आज कोई काम शुरू किया और कल अगर अपने टारगेटेड समूह तक वो पहुंचता है तभी उसका मूल्यांकन होगा, ऐसा कोई पैमाना है नहीं। देखिए, है क्या कि हमने संविधान में कल्पना की है कि हम भारत के समस्त लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की उपलब्धता कराएंगे। यह मामला सामाजिक न्याय से जुड़ा मसला है। भारत में ओबीसी बहुसंख्यक आबादी है। अब इतनी बड़ी बहुसंख्यक आबादी को दरकिनार करके किस तरह के आर्थिक विकास की नीति आप अपनाना चाहते हैं और फिर उस नीति की प्रासंगिकता क्या होगी, यह अपने आप में विवाद का विषय है। दूसरी बात मैं आपको यह बता रहा हूं कि ये जो जातीय जनगणना है, ये बता रहे हैं कि बिहार में जातीय उन्माद होगा। जातीय उन्माद तो कराने का प्रयास आप कर रहे हैं, आंकड़े प्रकाशित नहीं करके। देखिए, ब्रिटेन में, अमेरिका में इस तरह के जनगणना कराए जाते हैं और वहां भी एशियन हो, हिस्पैनिक हो, ब्लैक हो, व्हाइट हो, कई तरह के आधार पर लोगों की जनगणना कराई जाती है। तो क्या वहां जातीय उन्माद छिड़ गया? वहां की डेमोक्रेसी संकट में आ गई? अरे, डेमोक्रेसी के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ तो आप कर रहे हैं, क्योंकि जो समाज का सबसे बड़ा तबका है वह चाह रहा है कि भाई मेरी संख्या क्या है, आप मेरी संख्या बता दीजिए, ताकि हमें पता चले कि देश में जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, देश के विकास के लिए, विभिन्न वर्गों के विकास के लिए जो नीतियां बनाई जा रही हैं, उन नीतियों में, योजनाओं में हमारी आनुपातिक सहभागिता है या नहीं है। ठीक है, मैं इसमें एक चीज ऐड करता हूं नवल जी। मैं एक आता हूं सर, नहीं बिल्कुल आता हूं सर। मैं उसमें एक चीज ऐड करना, यानी कि आप मान रहे हैं कि अब तक जो है विकास की तमाम जो नीतियां बनी वो उन नीतियों का फायदा नहीं पहुंचा जिन्हें मिलना चाहिए, ये मान रहे हैं आप? बिल्कुल, सुन लिया जाए। अगर मान रहे हैं तो सर मुझे इतना बताइए कि अब तक तमाम पार्टियों के दावे भ्रमित करने वाले हैं,
गलत हैं कि हमने विकास किया है, हमने सामाजिक न्याय किया है, हमने अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाया है? अगर नहीं पहुंचा, अगर आप ये मान रहे हैं तो हो गया जी। देखिए, सुन लिया जाए। अभी अरविंद जी जो बातें बता रहे थे, गुजरात के 52% बच्चे को पोषित गुजरात अरे जरूर शांत रहिए ना, पहुंचेंगे। आपकी बात मैं ये नहीं करता। बिहार के शांत रहिए। विकास पर गुजरात शांत जरूर रहिए। पहुंचेंगे। शांत रहिए, इस तरह की बहस मत कीजिए आप। गुजरात के 52% बच्चे कुपोषित हैं। यह अजीब किस्म का सत्य है जो दावा करता है कि मैं विकसित हो चुका हूं, और गुजरात के विकास की हकीकत देश का बच्चा बच्चा जानता है। देखिए है क्या, सुनिए। और बिहार के बात सब बच्चा समझने- धनवान है। बात समझने की आवश्यकता है, बात समझने की आवश्यकता है कि आखिर आप विकासात्मक नीतियों को किस तरीके से लागू करेंगे। समाजवादी तरीके से लागू करेंगे, पूंजीवादी तरीके से लागू करेंगे। आपके कोर एजेंडे में सामाजिक न्याय होगा माफ कीजिएगा, या जवाब नहीं ये नहीं है, होगा? जवाब सुन ये लिया नहीं है, जाए ना। वही यही जवाब है। अरे आप 25 साल मैं एक सेकंड, सर मैं सीधे आपसे क्या पूछूं? हल्ला करने आए कि बहस करने? अगर आपका जवाब नहीं है तो हल्ला मत कीजिए। मैं सीधे आपसे कोई पूछ रहा हूं। तार्किक नहीं कर रहा, एक सेकंड, हल्ला नहीं। अरविंद जी, तार्किक अरविंद जी, बात कर रहे हैं। अरविंद जी, तार्किक बात कर रहे हैं, अरविंद जी, तो बोलिए। तार्किक अरविंद जी, कोई अरविंद तार्किक बात अरविंद जी, नहीं। एक 25 साल तक सेकंड, जब अरविंद जी, शासन हुआ, सर अरविंद जी, विकास नहीं हुआ। अरविंद जी, ऐसे एक बात सेकंड, मत एक सेकंड, अरविंद जी कीजिए। प्लीज माफ कीजिएगा। कोई लॉजिकल बात हो तो मैं सर बोलिए। आपसे इतना पूछ रहा हूं, चलिए गुजरात में मैं कहां कह रहा हूं पर्टिकुलर किसी पार्टी जी, को, जी, जी। यानी कि तमाम पार्टियों की सरकार जिसकी भी रही उसका दावा गलत था अगर अब तक विकास नहीं हुआ सुन तो? लिया जाए, भारत एक विकसित राष्ट्र नहीं है, भारत एक विकासशील राष्ट्र है। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, यह बच्चे किताबों में पढ़ते हैं। भारत विकास कर रहा है और भारत को विकास की दरकार है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि विकास कैसा हो। यही दृष्टिकोण का फर्क है सुमित जी, आपको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। समझ गया सर, नहीं, विकास कैसा हो, आप नहीं विकास समझे। नहीं आप नहीं समझे। जिम्मेदारी आप लेते हैं ना, नहीं आप नहीं समझे। जिम्मेदारी आप लेते हैं ना। आप सुन लीजिए, सुन लीजिए। मतलब मेरा सीधा सवाल है सर, मेरा सीधा सवाल सवाल आप ही है। का है और जवाब भी आप ही को दे रहे हैं। देखिए, हमारी मान्यता यह है कि देश में हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो विकास सामाजिक न्याय से रहित हो, ऐसा विकास जो गरीबों और पिछड़ों को केंद्र में न रखता हो। हमें ऐसा विकास मंजूर नहीं है। ठीक है। और हम तो इसी विकास की पैरोकारी कर रहे हैं। और सीधी अब तक क्या हुआ, मैं समझना चाहूंगा अब तक क्या हुआ? सुन लिया जाए ना अब तक क्या हुआ? सुन लिया जाए ना साहब, जब तक आप बताएंगे नहीं, जैसे जनगणना में बता दिया कि भारत में गायों की संख्या 1 अरब है, तो भाई आपके पास एक आंकड़ा आ गया कि गाय इतना है, बकरी इतना है, अब बकरी पालन की योजना चलाएंगे, विकास योजना देखिए नवल जी, मैं बार-बार इसलिए टोक रहा हूं सर, जो ओबीसी मैं कम्युनिटी है आपसे उसका सिर्फ आंकड़ा इतना ही बताने में पूछ आपको रहा क्या हूं, दिक्कत इतना ही पूछ रहा हूं सर। तब अब तक का दावा तमाम पार्टियों का, बीजेपी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तमाम पार्टियों का दावा यानी गलत है कि अब हमने विकास किया, अगर विकास हुआ ही नहीं तो? सारी पार्टियों का प्रवक्ता तो मैं नहीं बन सकता हूं, लेकिन भारत की जो पार्टियां सामाजिक न्याय और समाजवाद में विश्वास करती हैं, मेरी स्पष्ट मान्यता है कि ऐसी पार्टियां राष्ट्रीय नीतियों का नियमन अगर अपने तरीके से करती तो शायद लाभ की प्रतिशतता उस तरीके से कहीं ज्यादा होती जो तरीका देश में अब अपनाया तक जा रहा है। आप दावा जो कर रहे थे वो गलत है फिर कि हमने किया है विकास? सुमित जी, इसको आप अंतर्विरोधी क्यों मानते हैं? सुमित जी थोड़ा सा सुन लीजिए सर, सुन मैं तब से यही सवाल पूछ रहा हूं। सुन लीजिए, तब से यही सवाल पूछ रहा हूं। विकास और जनगणना के आंकड़े दोनों का आप अंतर्विरोधी क्यों मान रहे हैं? ये दोनों एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री ठीक है, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं कि आपकी विकास योजना तब तक कारगर हुआ नहीं क्या? होगी, अब तक हुआ क्या? यानी कि अब तक भ्रमित करने वाली स्थिति थी? नहीं, एकदम नहीं। आपने जो कहा कि अंतिम व्यक्ति तक हमने विकास पहुंचा, आपकी विकास योजना, कोई विकास योजना तब तक कारगर नहीं होगी जब तक कि मैं आपके वही पास कह रहा समुचित संख्या की हूं, जानकारी विकास नहीं योजना होगी। कारगर नहीं हो पाई, लेकिन आप कहते रह गए कि हमने विकास किया, तो वो गलत था ना। मैं वही सिंपल हमने तो जो विकास किया वो सामने दिख रहा है। सबने जो विकास किया वो सामने दिख रहा है। सुन लिया जाए मुकेश जी, मैं समझना चाहूंगा सर, हमने जो विकास किया वो दिख रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विकास करने का हमारा जो तरीका है वही तरीका ज्यादा प्रासंगिक है। कुछ खास वर्गों की कीमत पर विकास के हिमायती न कभी हम थे और न है। नहीं, एक तरफ अगर आप कह रहे हैं विकास हुआ नहीं, विकास हुआ नहीं, पहुंचा नहीं, जिस तरीके और आप कह रहे हैं कि विकास हुआ नहीं, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था का पूंजीवादी रूपांतरण हो रहा है, इस तरीके से मुकेश जी जल्दी से मैं उसका शक्ति जी के पास इस तरीके से 100 वर्ष में भी विकास नहीं कर पाएंगे। मुकेश जी, आप समझ पा रहे हैं सर नवल जी को? नहीं, देखिए नवल जी और ये पार्टियों की बात नहीं हो रही है। पहली बात कि ये देश का आर्थिक सर्वेक्षण आया है और इस आर्थिक सर्वेक्षण में जो आंकड़े आए हैं वो देश के लोगों के हैं और लोगों के आधार पे पार्टियां अपना राजनीति करती है। पार्टियां अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है, अलग अलग राज्यों में काम करती है और अपने अपने हिसाब से वो अपना गुना भाग लगा के, अपने लाभ का गुना भाग लगा के काम करती है। वो अपनी जगह पे राजनीति अलग को हम अभी अलग रखते हैं। पहली बात तो जो आंकड़े आए हैं उसको एक गहरी सोच के साथ में हर एक पार्टियों को, क्योंकि हर एक पार्टियों के हित में ये भी वो संभव है, के लिए भी जरूरी है कि वो आम आदमी की बात करे। वो अपनी पार्टी के दृष्टिकोण से केवल उसके गुना लाभ गुना के भाग हिसाब से बात नहीं करे।
जो आंकड़े आए हैं उस आंकड़ों में जो ये चूंकि देश के आंकड़े हैं और ये ऐसी संस्था के माध्यम से हैं जिसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, जिसको आप गलत नहीं बोल सकते हैं। ये आंकड़े, इन्हीं आंकड़ों के आधार पे आपका देश आगे चलेगा और इन आंकड़ों को, आपकी सत्यता को, प्रामाणिकता को आपको स्वीकार करना होगा, चाहे आप व्यक्ति विशेष हो, चाहे आप संस्था हो या राजनीतिक पार्टी हो। तो इसमें जो आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पे हर एक राजनीतिक पार्टियों को अपनी अंतरात्मा को झकझोरना होगा। क्या उन्होंने इतने साल जो काम किए उससे देश का गरीब, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, क्या आपने उसको लाभ पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? या जो नीतियां आपने लागू की, केंद्र के स्तर पे लागू की, राज्य के स्तर पे लागू की, क्या उसके गांव में, क्या उसके घर में उसका लाभ उसको मिला या नहीं मिला? दो चीजें जो सामने में आ रही हैं सुमित जी, वो पहली बात कि सारी चीजें जो बताई गई थी, जो भी काम बताया गया था, जो भी चीजें दिखाई गई थी, जो भी बड़े बड़े सब्जबाग पार्टियों के द्वारा में बोले गए हैं, वो जमीन पे यथार्थ में नहीं पहुंचे हैं। आज गरीब का परिवार जो है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी राज्य में हो, उसके पास अभी भी, यानी मुकेश जी आप कह रहे हैं कि अब तक जो भी पार्टियां दावा करती रही कि हमने अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाया, वो दावा गलत रहा। इस आर्थिक सर्वेक्षण की जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि देखिए अभी जो जाति वाली बात है उसकी बाद में करेंगे, उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी और उस समय पे उसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, लेकिन अभी जो आंकड़े सामने में आए हैं उसकी सबसे बड़ी प्रामाणिकता यह है कि जो क्षेत्रीय असंतुलन है वो सबसे सामने में दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात है कि ग्रामीण अंचल और जो शहरी अंचल है उसमें भी आर्थिक असमानता। ठीक है सर, एक सेकंड, ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाना है। आंकड़े पर इतना बल दिया जा रहा है, मैं समझता हूं कि यह डिबेट का विषय नहीं, इसलिए नहीं है कि आंकड़े तो हर एक साल इकोनॉमिक सर्वे पेश होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। हर एक साल इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे जो चीजें सामने में आ रही हैं, जो चीजें, क्या ये गंभीर आंकड़ा आपको नजर नहीं आ रहा है कि हर तीसरा फैमिली भूमिहीन है? क्या आपको ये गंभीर सर्वे आपको नजर आ रहा है? शक्ति जी, इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े नहीं है ये। मुकेश जी, सुमित जी, विवाद का मुद्दा यह होना चाहिए कि आखिर जातियों के साथ बीजेपी ऐसी राजनीति क्यों कर रही है? नहीं सुमित वो जी, तो राजनीति होती रही है। ठीक है, बस यही बोल रहे ना बोलिए, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही गंभीर सवाल है और इस पर आपने जो बहस बुलाई है ये देश का सवाल है। आप ले आकर के राज्य पर केंद्रित कर देते हैं। जब तक हम पूरे देश के जातीय जनगणना का प्रकाशन जब तक नहीं होता है और यह ब्लेम लगा देना, आप सुन तो लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए। बीजेपी का बड़ा सवाल है, जब तक हम देश के जातीय जनगणना को प्रकाशन नहीं कर देते हैं तब तक यह आरोप हम नहीं लगा सकते हैं कि किन राज्यों में, किन क्षेत्रों में विकास की किरणें कहां तक पहुंची। सवाल यह उठता है ये तो है कि नहीं पहुंची। आप सुन तो लीजिए, आपने सीधे आप इसको ले आते हैं राज्य पर, या आप स्टेट का बहस, ये नेशनल बहस है और इसको आप इसको राज्य के अंदर में ला करके आप सब मैंने छोटा मत करिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो समाजदारी के बारे में आप सुन तो लीजिए, मैं दिहाड़ी की बात जो कर रहे हैं, आपने जब सवाल हमसे जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हो रही है, इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जवाब बीजेपी ठोस दे नहीं पा रही है और वजह यह दी जा रही है मांग के पीछे कि जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आ जाएगी तो भी विकास हो पाएगा, यानी अब तक कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब ये मान लिया जाए। और सबसे अहम कि जो रिपोर्ट आई है शायद उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। गांव में रहने वाली हर 3 में से एक फैमिली के पास जमीन नहीं है और मजदूरी करके पेट भरती है। 23.52% गांव में रहने वाली ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें 25 साल के ऊपर कोई शिक्षित नहीं है। 24.39 करोड़ फैमिलीज देश में, जिनमें से 17.91 करोड़ गांव में रहता है। 2.37 करोड़ गांव में रहने वाली फैमिलीज कच्ची दीवार और छत वाले एक कमरे के घर में रहते हैं। अब ये स्थिति भी क्या जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद ही सुधरेगी या इस रिपोर्ट के आधार पर भी विकास की नीतियां बनाई जा सकती हैं? शक्ति जी, देखिए सुमित जी, मैंने पहले ही कहा कि आपने एक सवाल खड़ा किया कि क्या बिहार में 15 साल में आपके शासन रहे विकास हुए कि नहीं, 10 साल नीतीश कुमार जी के रहे विकास हुआ कि नहीं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि यह राज्य का विषय नहीं है। जब तक देश के जनगणना, जाति आधारित जनगणना आ नहीं जाता, किन क्षेत्रों में, किन राज्यों में सबसे अधिक जरूरत है, लेकिन इस बात को भी स्वीकार करता हूं
कि जो जहां पर पहुंचनी चाहिए किरणें किन इलाकों में ज्यादातर नहीं पहुंचे। हमने पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हम भी यह जानना चाहते हैं कि जहां तक हमने पहुंचाने की कोशिश की वो कहां तक पहुंचा। सवाल यह है, अब इसको हम राज्य में ला करके केंद्रित नहीं कर सकते हैं। तो पूरे टोटलिटी में जब तक जातियों को, इसको उन्माद के दृष्टिकोण से ये प्रकाशन को नहीं देखना चाहिए। लड़ाई ठनक चुकी है इस राज्य के अंदर में और राष्ट्रीय जनता दल ने बिगुल फूंका है। मैं बाध्य करूंगा भारतीय जनता पार्टी जो नीति की जो सरकार है देश के अंदर में कि आपको प्रकाशन करना होगा। आपने प्रकाशन क्यों नहीं किया? लेकिन आपने कहा कि आपके राज्यों में हुआ कि नहीं। हमारे शासनकाल में विकास हुए। मैं चाहता हूं कि अगर विकास नहीं हुआ तो प्रकाशन करिए कि हमारे राज्य के अंदर में कहां तक विकास की किरणें आर्थिक आधार की आर्थिक आधार में सिर्फ राज्य नहीं, ये देश का है, देश का सर्वेक्षण है। देश और राज्य दोनों हैं, देश और राज्य। अच्छा ये बताइए कि जब आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, जाति सर्वेक्षण हो गया, तो फिर आर्थिक सर्वेक्षण को ही क्यों आपको प्रकाशित किया? जाति को क्यों छिपाए? वो सवाल है अपनी जगह। नहीं सवाल नहीं है, वो सवाल है। नहीं वो सवाल है, बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। ठीक है चलिए, छोटा सवाल बड़ा सवाल जो आप कहेंगे, सबसे बड़ा सवाल लेकिन है। सवाल जो मैं पूछ रहा हूं सर, उसका भी तो जवाब दे दीजिए। पूछिए, ये जो आर्थिक तौर पर जो आंकड़ा सामने आया है कि हर तीसरा फैमिली भूमिहीन है, 2.37 करोड़ गांव में रहने वाली ऐसी फैमिलीज हैं। मैं देश के आधार पर ही, और इसमें राज्य भी है शामिल जाहिर तौर पर। लेकिन तो हम क्या ये स्थिति ऐसी नहीं है कि 15 सालों तक या 10 सालों तक या 5 सालों तक जो भी ढोल पीटते रहे कि हमने ये किया लेकिन हुआ ही कुछ नहीं? कैसे कह सकते हैं? हुआ ही कुछ नहीं। यही तो मैं जानना, यही बता रहा है। अरे भैया, तो ये राज्य का आंकड़ा नहीं है, ये देश का आंकड़ा है। इस देश के अंदर में किन राज्यों में, किन इलाकों में, किन सेक्टर में, कौन से वर्गों का, कौन से समुदायों का, कौन सी जाति आज पिछड़े हुए हैं मुख्यधारा से, विकास से, जाति के आधार पर ही आप विकास मान रहे हैं क्या? से, चिकित्सा से, सिर्फ और सिर्फ आय से, तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जब सर्वेक्षण आप करवाए हैं तो जाति को, सुमित जी, सिर्फ जाति के आधार पर विकास हो सकता है क्या? जब तक नहीं, जब तक आप जाति के आधार पर ही विकास हो सकता है क्या? तो रीजनल अनबैलेंस कहां है? किस इलाकों में है? शक्ति जी, सिर्फ जाति के आधार पर ही विकास हो सकता है क्या? नहीं, जाति के आधार पर इससे होगा कि किस समाज में, किस वर्ग में सबसे कम विकास की किरणें पहुंची है, उसके मानक पर खरा उतर करके उसके लिए कार्यक्रम, उसको मुख्यधारा में जोड़े, विकासशील करें, विकास की नीतियां उसके घर तक रोटी पहुंचे, उसके घर तक शिक्षा पहुंचे, चिकित्सा पहुंचे। सवाल यह है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी का, अब तक आप नहीं पहुंचा पाया, नहीं पहुंचा पाया, तभी तो यह आंकड़ा आया है। मैंने राज्य हर में तीसरा फैमिली भूमिहीन है। अरे भूमिहीन है तो क्या बिहार में खाली है? हम देश के स्तर पर कहना चाहते हैं कि कौन राज्यों में सबसे अधिक है, बिहार देश से अलग है क्या? मैं बाकी राज्यों की बात कर रहा हूं। कौन वंचित है? बिहार देश से अलग तो नहीं है सर, बिहार देश से अलग तो नहीं है। आप रिपोर्ट जारी करिए, मुकेश जी, आप रिपोर्ट जारी करिए। रिपोर्ट जारी करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल बाध्य करेगी, रिपोर्ट जारी करना होगा। लड़ाई ठनक चुकी है, ठीक है, लड़ाई ठनक चुकी है सर, लेकिन 15 सालों तो 10 सालों तक भी लड़ाई आप करते रहे। सुमित जी, जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि राज्य और देश के अंदर ही राज्य आते हैं, और जहां तक जो क्षेत्रीय असंतुलन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण यह है कि जो सामान्य नागरिक हैं इस देश के, उनको चिन्हित करने का जो काम है वो अपनी जगह पे है, लेकिन सभी का विकास एक ग्रामीण अंचल में, अगर आपने 15 साल शासन किया, अगर आपने 10 साल शासन किया, बिहार का एक हम उदाहरण ले लें कि 10 साल शासन किया, 15 साल शासन किया और आपने बड़ी उपलब्धियां बताई, तो वो उपलब्धियां जमीनी हकीकत पे आज जो दिखाई पड़ रही है बिहार में, क्या इन आर्थिक आंकड़ों के द्वारा उसका समन्वय हो रहा है? जहां तक हम लोग उसको देख रहे हैं कि उसका समन्वय नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि राजनीतिक पार्टियों, ठीक है सर, माफी चाहता हूं, वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो होगा ही, वो तो होगा ही, बिल्कुल होगा, वो तो आने वाले समय में अवसरवाद की राजनीति पार्टी ऐसे ले लीजिए, वक्त कम है सर, यहीं पर रोकना चाहूंगा। इस पर लंबी बहस हो सकती है, सर। मैं माफ कीजिए, सुनाई नहीं दे रही। जो जाति का आंकड़ा प्रकाशित नहीं कर रहा है वो सुनिए ना, होगा ही, अब ऐसे डिबेट वो कभी नहीं हो सकता है कि वो आंकड़े नहीं आए, आंकड़े तो आएंगे ही आएंगे। इनके मन में खोट है, जो आंकड़ा प्रकाशित नहीं कर रहा है, प्रकाश नहीं, अरे यार दूसरी मत बेचिए ना, बतला तो सुनिए। चलिए सर, ऐसे प्रकाशित नहीं कर रहा है वो जातिवादी, और आप कौन सर जातिवादी, कौन अवसरवादी, ये दिख रहा है सर, यहाँ पर दिख रहा है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, नमस्कार, बहुत शुक्रिया।